नमस्कार, मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी डिपार्टमेंट, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, एमए सेम 2 के विद्यार्थियों के लिए नई समीक्षा और स्त्री दलित आदिवासी विमर्श पर बात करूंगी। इसमें मैं समीक्षा क्या है, नई समीक्षा क्या है, नई समीक्षा के समीक्षक आलोचक कौन हैं और आलोचना की कौन कौन सी किताबें हैं, इस पर भी बात करूंगी। समीक्षा की एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका प्रवेशांक जुलाई 1967 में और सितंबर 1967 में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादकीय में आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा था कि अंग्रेजी का रिव्यू शब्द पुस्तक समीक्षा के लिए रूढ़वाचक हो गया है। हिंदी में अभी समीक्षा, आलोचना और परिचय आदि अनेक शब्द चल रहे हैं। समीक्षा के दूसरे तीसरे संयुक्तांक में डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि पुस्तक समीक्षा को वही वैकल्पिक पीठिका चाहिए जो व्यवहारिक आलोचनाओं के लिए अनिवार्य समझी जाती है। स्वस्थ और वस्तुनिष्ठ अभिवृत्ति से जो समीक्षा होगी, अध्ययन और चिंतन से उपलब्ध ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात स्वस्थ प्रतिमानों से जो समीक्षा लिखी जाएगी, स्पष्ट कथन से जो समीक्षा उद्गत होगी, उसी से उस पीठिका का निर्माण होगा जिस पर हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा को संस्थापित होना है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारा ख्याल है कि समीक्षा तभी अभिनंदनीय होती है जब वह विवेच्य कृति को अच्छी तरह समझकर लिखी जाए। जहां तक नई समीक्षा का सवाल है, उसके लिए मैं डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास किताब से कुछ पंक्तियां लेना चाहूंगी। उसमें लिखा गया है कि छठे दशक के अंत में हिंदी आलोचना भी नई संभावनाओं की ओर उन्मुख हुई। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी द्वारा संपादित निबंध संग्रहों विवेक के रंग, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति में संकलित सामग्री समीक्षा संबंधी नए संकेतों की सूचना देती है। डॉक्टर नामवर सिंह की किताब कहानी, नई कहानी तथा कविता के नए प्रतिमान तथा डॉक्टर बच्चन सिंह की समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती तथा आलोचक और आलोचना आदि पुस्तकें नई समीक्षा के संकेत चिन्ह हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि इन सभी समीक्षकों ने संरचना को महत्व देने के साथ मूल्यों का ध्यान रखा है। नई आलोचना किसी पूर्व निश्चित आलोचनात्मक मान को आलोच्य भर चस्पा नहीं करती, क्योंकि आलोच्य अपना मान स्वयं है। अमेरिका की नई आलोचना, जिसको इंग्लिश में न्यू क्रिटिक्स कहते हैं, ने समीक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। फलस्वरूप प्रचलित प्रतिमान रसवादी, मार्क्सवादी, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक आदि मान्य नहीं रहे, क्योंकि वे साहित्य का आनुषांगिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। रैनसम, रॉबर्ट पेन वारेन, क्लिंथ ब्रुक्स, ब्लैकमर, टेट आदि नए आलोचना संस्थान के लेखक हैं जिनसे इधर की हिंदी समीक्षा प्रभावित हुई है। उसमें यह भी बताया गया है कि नई आलोचना में रचना की आंतरिक संगति पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अर्थात यह देखा जाता है कि कृति का एक अंग दूसरे से, दूसरा तीसरे से और हर एक समग्र से कैसे और किन अर्थवताओं को उकेरते हुए संबद्ध है।
कुछ लोग रचना के अंगांगी संबंधों के विवेचन में ही आलोचना की इति कर्तव्यता मानते हैं, पर कुछ इनसे आगे बढ़कर मूल्यांकन अर्थात जीवन के साथ प्रासंगिकता की तलाश भी करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि नई आलोचना तभी अर्थवती हो सकती है जब पिछली चिंतन परंपरा के साथ उसका तालमेल बैठाया जाए। जो समीक्षक इस ओर गतिशील हैं, उन्हें अपनी लंबी विरासत के आधार पर ही इस पद्धति को विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिए। जहां तक स्त्री विमर्श का सवाल है, मैं इसमें आलोचना के संदर्भ में सबसे पहले निर्मला जैन का नाम लेना चाहूंगी। उनकी किताब का नाम है नई समीक्षा के प्रतिमान। इसमें उन्होंने पश्चिमी नई समीक्षा के सिद्धांतकारों के विचार को हिंदी में अनुवाद कर किताब के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा पुष्ट हुई है, विशेषकर स्त्री संदर्भ में। मैं डॉक्टर सुमन राजे का नाम लेना चाहूंगी, जो प्रारंभ में तो कवित्री थी। उनकी कविताएं तीसरा सप्तक में शामिल भी हुई हैं और स्त्री विमर्श के संदर्भ में उनकी महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। यह 2003 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने महिला लेखन की परंपरा की खोज की थी और इसमें उन्होंने फोकस के बाहर रहने वाले महिला लेखन को फोकस में लाने का बहुत अच्छा प्रयत्न किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी किताब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। मैं सुमन राजे की एक और किताब की चर्चा करना चाहूंगी, रचना की कार्यशाला, जिसमें उन्होंने स्त्री को हाशिए पर रखने और स्त्री रचनाकारों को प्रमुखता न देने पर भी विचार किया है। उन्होंने लिखा है, आज की स्मृतिहीनता इतिहासहीनता की ओर ले जाने वाली यात्रा है। यदि ऐसा न होता तो राष्ट्रीय आंदोलन के कई पक्ष नेपथ्य में न पड़ गए होते। उत्सुक राष्ट्र को अपनी दृष्टि साफ करनी चाहिए और अपनी परंपराएं शुद्ध। सच तो यह है कि न तो शोध ने अपना कर्तव्य निभाया और न ही साहित्य इतिहासकार ने अपना उत्तरदायित्व पूरा किया। महिला लेखन के राष्ट्रीय स्वरूप को लगभग भुला ही दिया गया है। जो सात्र की सहयोगिनी रही हैं, सिमोन द बोवार, द सेकेंड सेक्स लिखने वाली महिला, जिसको प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता के नाम से अनुवाद किया है, उनका भी विचार है कि आज तक का सारा इतिहास पुरुषों के द्वारा ही लिखा गया है। उसमें स्त्रियों को या तो स्थान ही नहीं दिया गया है अथवा चलते चलते उल्लेख मात्र कर दिया गया है। इसका अर्थ यह होता है जैसे स्त्रियों का कोई कर्तृत्व नहीं है, इसीलिए इतिहास में उनका स्थान नहीं है। तो साहित्य में और इतिहास में उनको उतनी ज्यादा महत्ता प्राप्त नहीं हुई और इसीलिए स्त्री विमर्श के अंतर्गत जो कहानियां, जो कविताएं, जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उसमें स्त्री अपनी बात खुद कहती हैं। सविता सिंह का नाम लेना चाहूंगी, प्रमुख स्त्री कवित्री हैं। उनकी पंक्तियां, वो क्या कहती है? उनकी पंक्तियां हैं, मैं किसकी औरत हूं, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूं, किसका दिया खाती हूं, किसकी मार सहती हूं। ऐसे ही थे सवाल उसके, बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर, रेलगाड़ी में मेरे साथ सफर करती। रजनी अनुरागी कहती हैं कि अगर पढ़ सको तो पढ़ो हमको ही, हमारी कविता की तरह हम औरतें भी एक कविता ही तो हैं। जो प्रमुख स्त्री आलोचक हैं, जिनका बड़ा नाम है, मैं कुछ नाम और उनकी किताबें बताना चाहूंगी। रोहिणी अग्रवाल, हिंदी आलोचना का स्त्री पाठ, यह 2005 में प्रकाशित हुआ है। रोहिणी अग्रवाल
की आलोचना की किताब, जैसा मैंने बताया, एक और उनकी आलोचना की किताब है साहित्य की जमीन और स्त्री पृष्ठ मन के उच्छ्वास। अनामिका की किताब है स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास में रोहिणी अग्रवाल एक प्रमुख स्त्री विमर्श की आलोचक के रूप में उभरती हैं। भारतीय नारी समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों में ये सुशीला टागभौरे की किताब है। उसी तरह हाशिए का वृतांत, स्त्री, दलित और आदिवासी समाज का वैकल्पिक इतिहास, ये दीपक कुमार और देवेंद्र चौबे के संपादन में प्रकाशित हुआ है। नमिता सिंह की आलोचना किताब का नाम है स्त्री के प्रश्न, जो 2017 में प्रकाशित हुआ है। मृणाल पांडे जो पत्रकार हैं, उन्होंने परिधि पर स्त्री लिखा है। उसी तरह सुनीता गुप्ता की किताब का नाम है स्त्री चेतना के प्रस्थान बिंदु, जिसको शंभु गुप्त जो आलोचक हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्त्री अध्ययन विभाग के एचओडी हैं, उन्होंने लिखा है। किसी स्त्री आलोचक द्वारा लिखी गई संभवतः यह पहली पुस्तक है जो इतनी विशदता और बहुआयामिता के साथ हिंदी में स्त्रीवादी सैद्धांतिकी और सृजनशीलता को समेटती है। कृष्णदत्त पालीवाल ने भी एक किताब संपादित की है जिसका नाम है नारी विमर्श की भारतीय परंपरा। चौथीराम यादव ने भी स्त्री विमर्श पर काफी काम किया है, बल्कि उन्होंने दलित विमर्श पर भी काम किया है। उनकी जो आलोचना किताब है उसका नाम है हिंदी नवजागरण और उत्तर शती के विमर्श। उनके आलेख, आलोचना, तद्भव, बहुवचन, दलित अस्मिता में प्रकाशित होते रहे हैं। दलित विमर्श पर जहां तक किताबों की बात है, उसमें सबसे पहले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम आएगा, जिन्होंने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा है और उनकी कविता पंक्तियां भी कितनी महत्वपूर्ण है। ठाकुर का कुआं उसकी कविता है, जिसमें उन्होंने प्रश्न पूछा है इस देश से कि इस देश में दलितों का आखिर है क्या। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। जयप्रकाश करदम अपनी कविता तिनका तिनका आग में दलित आकांक्षा को सामने रखते हैं। कविता नहीं है जिंदगी कि उसमें प्रणय और सौंदर्य की रसधार ढूंढी जाए। रंगमंच नहीं है जिंदगी कि उस पर कल्पनाओं का संसार सजाया जाए। विषमताओं के विशाल जंगल में तिनका सुलगती आग है। तो दलित के यहाँ कविता आग है। दलित चेतना पर सूर्य नारायण रणसुंभे की किताब है दलित चेतना की पहचान। उसी प्रकार दलित साहित्य के प्रतिमान एन सिंह की किताब है। शरण कुमार लिम्बाले की किताब है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। कृष्णदत्त पालीवाल ने भी लिखा है उत्तर आधुनिकतावाद और दलित साहित्य। अंबेडकर चिंतन और हिंदी दलित साहित्य पर भी किताब है। उसी तरह गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की किताब है। वो दलित विमर्श के संदर्भ में अंबेडकर और ज्योतिबा फुले और गौतम बुद्ध को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी तरह 90वें दशक की हिंदी दलित कविता रजत रानी मीनू की किताब है। बजरंग बिहारी तिवारी जो दलित लेखन में आलोचक माने जाते हैं, उनकी किताब का नाम है भारतीय दलित साहित्य और आंदोलन और चिंतन।
हाशिए का विमर्श सुशीला टाकभौरे ने लिखा है। हाशिए की वैचारिकी एक संपादित किताब है जिसके संपादक हैं उमाशंकर चौधरी। रजत रानी मीनू की हिंदी दलित कथा साहित्य अवधारणाएं और विधाएं हैं। इस प्रकार स्त्री विमर्श और दलित विमर्श में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। उसकी वैचारिकी और सैद्धांतिकी पर काफी काम हो चुका है। परंतु जहां तक आदिवासी विमर्श का सवाल है, आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी अभी गढ़ी जा रही है, सैद्धांतिकी का निर्माण हो रहा है। और कुछ किताबें हैं जो पहले से लिखी गई हैं, लेकिन अलग से आदिवासी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र या आदिवासी कविता के प्रतिमान, इस तरह की किताबें नहीं हैं। लेकिन जो किताबें हैं जो रची जा चुकी हैं, जैसे प्राथमिक आदिवासी विमर्श, आदिवासियत, वाचिकता, आदिवासी दर्शन, साहित्य और सौंदर्य बोध, आदिवासी दर्शन और साहित्य, रामदयाल मुंडा की किताब आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, रमणिका गुप्ता की किताब है आदिवासी समाज और साहित्य, उसकी दूसरी किताब आदिवासी अस्मिता का संकट, केदार प्रसाद मीना ने आदिवासी कथा जगत कहानियों की एक किताब संपादित की है, जिसकी भूमिका देखी जा सकती है आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी के संदर्भ में। उसी तरह हरिराम मीणा की किताब आदिवासी विमर्श आदिवासी दुनिया के साथ समकालीन आदिवासी कविता की भूमिका देखी जा सकती है आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी के संबंध में। वंदना टेटे ने जो कवि मन जनी मन की भूमिका लिखी है, उस भूमिका को, और लक्ष्मणिया का चूल्हा किताब में उन्होंने जो भूमिका लिखी है, उसको भी आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी के संदर्भ में देखा पढ़ा जा सकता है। प्रमोद मीणा प्रमुख आदिवासी चिंतक, लेखक और विमर्शकार, आगामी दिनों में उनकी किताब निश्चित रूप से आएगी। परंतु अभी जो उनकी आदिवासी विमर्श के सैद्धांतिकी के संबंध में जो आलेख है, आदिवासी जीवन जगत की 12 कहानियां, उसमें भूमिका के रूप में है, वह आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी के लिए देखी जा सकती है। शिशिर समग्र में जो भूमिका सावित्री बड़ाइक ने लिखी है, वह भी आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी के संबंध में पढ़ी जा सकती है। 2018 में यह किताब आई थी और इस वर्ष 2020 में एक और जने शिकार ग्रेस कुजूर की जो कविता किताब प्रकाशित होगी, उसमें आदिवासियत, इंसानियत और संपूर्ण समष्टि बचाने के निमित्त सामूहिक गान, यह भूमिका सावित्री बड़ाइक ने लिखी है। उसको भी आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी के संबंध में देखा जा सकता है। नई समीक्षा में किसी रचना या पाठ पर आलोचना केंद्रित होता है, परंतु दलित स्त्री आदिवासी लेखन में अनुभवजन्य यथार्थ होता है, अर्थात भोगा हुआ यथार्थ। इसमें रचना और रचनाकार का संबंध बहुत ही गहरा होता है। इसमें कल्पना नहीं होती, बल्कि लेखक का स्वयं का यथार्थ होता है, और इसी यथार्थ का अंकन दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और स्त्री विमर्श में होता है। आदिवासी विमर्श की जहां तक सैद्धांतिकी का सवाल है, सैद्धांतिकी का निर्माण हो रहा है, परंतु कुछ ऐसे बिंदु हैं जिससे आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी स्पष्ट हो सकती है। आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व का सवाल, आदिवासियों की सांस्कृतिक विशेषताएं, उनकी बोली और भाषा का सवाल,
आदिवासी चेतना को स्पष्ट करना, आदिवासियों के मौखिक साहित्य परंपरा को समझना होगा, जिसमें गीत और कथाओं की बहुत ही उम्दा विरासत है। रामदयाल मुंडा के शब्दों में कहूं तो मैं गीतों की मजदूरी करता हूं। आपने सुना होगा कुमार सुरेश सिंह की किताब बिरसा मुंडा और उसका आंदोलन, जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। गीतों के जरिए ही वे मुंडा आदिवासियों के बारे समझने के लिए प्रेरित हुए। वे लिखते हैं कि 30 दिसंबर 1960 को मैं खूंटी से 28 मील दूर उबड़ खाबड़ पहाड़ियों की सर्पीली पंक्तियों के उस पार बीरबांकी गांव में ठहरा हुआ था। रात के प्रारंभ का समय था। कुछ मुंडा उत्सव अग्नि के चारों ओर सामूहिक नृत्य करते हुए एक गीत गा रहे थे, जो बिरसा द्वारा 1900 के अंत में छेड़े गए मुंडाओं के महान विद्रोह यानी उलगुलान के बारे में था। और वह गीत क्या था? उसका हिंदी अनुवाद, भाइयों बहनों और बच्चों, भागो एक आंधी आ रही है, हमारी पृथ्वी आंधी से ढक गई, हमारे आकाश में कुहासा छा गया, हमारा देश बहता जा रहा है, अब हमें रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा, हमारा देश अंधकारमय हो गया। तो गीतों और कथाओं की जो परंपरा आदिवासी जगत में विद्यमान है, उसे आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी में समझना होगा और लिखित साहित्य की परंपरा पर विचार करना होगा, जिसमें आदिवासी अधिकतर कविता की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि वे गीत को अपने जीवन में और अपने समुदाय में सबसे अधिक जगह देते हैं। अपने परिवेश में वे रहना चाहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। एक मुंडारी गीत का अनुवाद है। हे भगवान, हे राजा, तुमने मुझे 2 दिन के लिए जन्म दिया। धरती की सुंदर लीला और सुख देखकर जाने को मन नहीं करता, यहीं रह जाने को जी करता है, उठने का मन नहीं करता। जंगलों और पहाड़ों में, वृक्षों में कोंपलें निकल रही हैं, फूल खिल रहे हैं, कैसी गंध बिखर रही है, जाने को मन नहीं करता, यहीं बस जाने को जी करता है, उठने का मन नहीं करता। मेले और पर्व त्योहार देश में बार बार आते हैं, इतने सुखों को कहाँ छोड़ दूंगा, जाने को मन नहीं करता, यहीं रह जाने का मन करता है, उठने का मन नहीं करता। और अपने परिवेश, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने जंगल के पास के वातावरण के मोह के चलते ही, चाहे वे अमेजन के आदिवासी हों, कंध क्षेत्र के नियमगिरी के कंध आदिवासी हों, या नेतरहाट पाट के असुर आदिवासी हों, अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते हैं। और जो लोग महानगरों में महामारी के समय या अकाल के समय फंसे होते हैं, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता अपने घर, अपने गांव, अपने परिवेश में वापस लौटने की होती है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है। आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी पर विचार करते समय उनके आंदोलन, उनके जन आंदोलन, उनके जल जंगल जमीन के प्रति लगाव को समझना होगा। उनके इतिहास की जानकारी, उनके दर्शन, उनके जीवन मूल्य, उनके धर्म की जानकारी होनी चाहिए। और सह अस्तित्व, सहजीविता, सामूहिकता और सामुदायिकता पर आधारित जीवन मूल्यों की जानकारी निहायत जरूरी है। और वर्तमान में विमर्श मूल्य साहित्य लेखन किस प्रकार से हो रहा है, इसकी भी समझ आवश्यक है। तभी आदिवासी विमर्श को सही तरीके से समझा जा सकता है और उस पर जो लिखना चाहते हैं, जो आदिवासी नहीं है लेकिन आदिवासी विमर्श पर, आदिवासियों पर लिखना चाहते हैं, उनको पर्यटक की तरह रेलगाड़ी से गुजरना नहीं होगा, बल्कि इन सारी चीजों को दिल से स्वीकार करना पड़ेगा और उसके बाद लेखन करना पड़ेगा। और इसमें मैं सबसे पहले वीर भारत तलवार जी का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने झारखंड के आदिवासियों के बीच लिखा है और बाकायदा झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे, झारखंड क्षेत्र में रहे, मुंडा आदिवासियों के बीच में रहे और एक एक्टिविस्ट आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने कुछ उपन्यासों की भी आलोचना की है आदिवासी दृष्टि से। उसी प्रकार में डॉक्टर
रवि भूषण जी का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने बाघ और सुगना मुंडा की बेटी की भूमिका लिखी है और हिंदी साहित्य के जो शिरस्त समालोचक हैं उनमें इनका विशिष्ट नाम है। वे लिखते हैं कि अनुज लुगुन की कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी समकालीन हिंदी कविता की बड़ी उपलब्धि है। यह मुक्ति की आकांक्षा की एक बड़ी कविता है। इस कविता में इतिहास लेखन की मुख्य धारा पर सभ्यता के विकास पर प्रश्न है। यह मौखिक परंपरा से लिखित परंपरा तक के दीर्घ विस्तार को समेटती है। मुंडा समाज और आदिवासी समाज के साथ यह उनमें सीमित न रहकर विश्व की एक परिक्रमा करती है, पूंजी और लालसा लिप्सा पर प्रहार करती है, एक नए समय और समाज की रचना का सार्थक प्रयत्न करती है। अतीत की स्मृति और वर्तमान का यथार्थ, भविष्य का स्वप्न, उसकी कल्पना सब एक साथ समग्र रूप में यहाँ मौजूद हैं। यह एक ध्रुवीय विश्व और विश्वग्राम का विरोध करती है। कविता में काव्य सौंदर्य और नाट्य सौंदर्य भी है। संवाद प्रमुख है। पहली बार कविता में गणतंत्र को एक सार्थक रूप में देखा गया है। संघर्षशील चेतना का विकास करने वाली यह कविता मुक्ति की आकांक्षा की कविता है। इस प्रकार दलित विमर्श पर जो आलोचनात्मक लेखन हो रहा है, मैं समझती हूँ आगे इसका भविष्य उज्जवल है और निश्चित रूप से आदिवासी साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर भी बात होगी और आदिवासी कविता के प्रतिमान भी गढ़े जाएंगे। और अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि जो नई सदी का जो दो दशक लगभग पूरा होने वाला है, बीतने वाला है, इसमें स्त्री, दलित, आदिवासी साहित्य के लिए या आदिवासियों के द्वारा लिखे गए उपन्यास, कहानी, कविता के सौंदर्य बोध, कविता के प्रतिमान और साहित्य के प्रतिमानों पर आलोचना की नई किताबें जरूर आएंगी और आदिवासी विमर्श और नई समीक्षा, स्त्री विमर्श और नई समीक्षा, दलित विमर्श और नई समीक्षा हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना पाएगी।